बेटियों की सुरक्षा को लेकर देश में कड़ा कानून है। दरिंदों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। लेकिन न तो बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थम रही हैं और न ही शैतानों में खौफ दिखता है। महाराष्ट्र में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों सवालों में है। पुणे रेप कांड के बाद अब केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़खानी की वारदात ने तूल पकड़ लिया है। रक्षा खडसे मोदी कैबिनेट में खेल राज्य मंत्री के साथ कई और विभाग संभाल रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी की घटना जलगांव में सामने आई, जहां वो मुक्ताई नगर में मेले में गई थी। बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत के लिए खुद केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इस मुद्दे पर उनके ससुर और बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस ने शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मामले को लेकर राज्य में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरा मामला है। पहले पुणे में बस के अंदर युवती से रेप हुआ, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में बवाल हुआ। लोग सड़कों पर उतरे। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी ने सभी को सकते में डाल दिया। आज अमरावती से महिला प्रोफेसर से छेड़खानी की घटना सामने आई है। आरोपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही बताया जा रहा है। सीएम फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बेटियां महफूज कब होंगी। पहले पुणे, फिर जलगांव और अब अमरावती। महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन बेटियों पर अत्याचार के मुद्दे पर महाराष्ट्र एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर बदल जाते हैं, आरोपी बदल जाते हैं, लेकिन दरिंदगी की तस्वीर एक जैसी ही रहती है। बीते 25 फरवरी को पुणे में बस स्टैंड के पास युवती से रेप की वारदात सामने आई और पूरा शहर उबल गया। सरकार और पुलिस पर सवाल उठे। हालांकि कुछ घंटे में ही आरोपी को पकड़ लिया गया। ये मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि जलगांव से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी से छेड़खानी की गई। बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत लेकर खुद केंद्रीय मंत्री को पुलिस थाने में जाना पड़ा। शिकायत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सवाल वही है, जब राज्य में केंद्रीय मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो आम लड़कियों के बारे में क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि इनके ऊपर एक्शन होगी और कट से ज़्यादा से मेजर पनिशमेंट इनको दी जाएगी। ये भी बात मुझे आज ध्यान में आई, क्योंकि जब ये बात कल से सब शहर में और गांव में चल रही है, तो आज कई लड़कियां मुझे मिली हमारे आसपास के गांव की। उन्होंने भी यही बताया कि ये हर रोज़ होता है। स्कूल में जब वो जाते हैं तो ये लड़के वहाँ पे उनको छेड़छाड़ी या गलत इरादे से उनको देखते। तो ये भी बात सामने आई। मैंने उनको भी यही बोला कि आपको कभी भी कुछ लगा तो आप डायरेक्टली मेरे पास आइए या आपके पेरेंट्स को बोल के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक बेटी के साथ जो सुरक्षा कर्मी था, उसका भी कॉलर पकड़कर आरोपी युवकों ने धमकाया था। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी के मुद्दे को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार सवालों के घेरे में है। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना में एक पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। कुछ लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी का मुद्दा गर्मा गया है। पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी अनिकेत भोई का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। छेड़खानी के इस मुद्दे पर घमासान अभी थमा भी नहीं था कि उससे पहले ही अमरावती यूनिवर्सिटी से भी शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ विभागाध्यक्ष पर ही महिला एसोसिएट प्रोफेसर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एक हफ्ते में ही 3 बड़े मामलों ने सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक एक को चुनकर उन पे जितनी कड़क कार्रवाई करनी है, उससे कई ज्यादा कार्रवाई उन पे होगी। बेटी किसी की भी हो, वो महाराष्ट्र में सुरक्षित थी, है और आगे भी रहेगी। बीजेपी सरकार का कहना है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। बेटियों के साथ ज्यादती करने वाले बचेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दरिंदों पर कानून का खौफ नहीं है, या फिर महाराष्ट्र पुलिस शैतानों के सामने बेबस है। महाराष्ट्र में बेटियां कितनी सेफ हैं, इसकी सच्चाई एनसीआरबी के आंकड़े भी बयां कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर दरिंदगी का ये सिलसिला कब थमेगा, महाराष्ट्र बेटियों के लिए कब महफूज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एल एन राव, पूर्व डीसीपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं प्रदीप सिंह जी से करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर एनडीए लेड गवर्नमेंट है और पिछले कई सालों से गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में हमेशा इस तरह की घटनाएं, छेड़खानी की वारदातें होती रही हैं। तो क्या महाराष्ट्र में बेटियां महफूज नहीं हैं, प्रदीप जी? जी देखिए, अभी आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा था, ये जो पैकेज चल रहा था, उसमें एक बात कही गई कि ये किसी पार्टी से संबंधित है, एक पार्टी भी उनको बचाने के लिए आ गई है। देखिए, इस प्रकार की जब घटना होती है तो राज्य सरकार या कोई भी सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, और अगर किसी को इस पर अपनी राजनीति चमकाने का अवसर मिलता है तो उसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित रूप से सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी समाज में हम रहते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए राजनीति को हटा करके देखा जाए तो मेरा यह मानना है कि ये सम्मिलित रूप से सभी की जानकारी है, क्योंकि कोई फ्रंट पे आके उसको कन्फ्रंट नहीं करता है, और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनका हौसला बढ़ता जाता है, और इसी कारण से ये घटनाएं आम हो रही हैं। लेकिन उसके बाद की प्रतिक्रिया आप देखिए, अभी 2-4 दिन बीतने दीजिए, मैं अपने अनुभव से बताता हूं, जब उन युवकों पे कार्रवाई की जाएगी और संज्ञेय अपराधों में कार्रवाई की जाएगी, अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलता है, उस प्रकार से अगर कार्रवाई करने लग जाए तो ये जो विपक्ष आज जो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए तत्पर खड़ा है, ये उन्हीं के बचाव में आ जाएगा। तो देखिए, ये जब सख्त कानून होता है और सख्त कानून को अमल में ले आया जाता है तो यही लिबरल आकर के उसका बचाव भी करने लगते हैं। बहरहाल, ये मैं इसमें राजनीति में नहीं जाऊंगा। राज्य सरकार गिरफ्तार कर चुकी है, थोड़ी सी कार्रवाई हो जाने दीजिए और ये बहुत बड़ी नजीर बनेगी कि आगे कोई इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके। ऊपर से जो आरोपी पकड़ा गया है उसका इतिहास रहा है, इसका मतलब ये कोई सोची समझी घटना की जा सकती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मी का भी कॉलर पकड़ना, कौन ऐसा सौदा होगा जिसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि वो सुरक्षा कर्मी का भी कॉलर पकड़े? तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है, और जांच जब सामने आएगी तो मैं आशा करता हूं कि आपके चैनल पे आए हुए बाकी लोग जो है इस पे थोड़ी सहमति बिताएंगे कि सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिना सख्ती के इस प्रकार के तत्व मानते नहीं। महाराष्ट्र सरकार कर रही है कार्रवाई। नहीं, लेकिन महिला अपराध के मामले बढ़े। 2020 से 2021 में देखिए 30,000 से 39,000 पहुंच गया। 2023 में 45,434 केस दर्ज हुए। तो ये किसी रसूख वाले का काम थोड़ी हो सकता है। अपराध तो अपराधी कर रहा है, और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके आंकड़े एनसीआरबी के जो आए हैं अभी तक के, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। केसेस इंक्लाइन हैं, डिक्लाइन नहीं है। प्रदीप जी, सर, केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार, चाहे वो पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, क्या कोई सरकार चाहती है कि उसके राज्य में इस प्रकार से नेगेटिव, मान लीजिए क्या उसी रेशो में देखिए जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या जहां दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं, वो रेशियो ओवरऑल है। मैं इस पे किसी का बचाव या किसी को आक्रमण नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, बात ठीक कह रहे हैं आप, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, बात सही है कि उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई भी क्राइम, किसी तरह का क्राइम बढ़े, क्राइम ग्राफ ऊंचा जाए। लेकिन फिर कानून के इकबाल का क्या, वर्दी के खौफ का क्या? सर, आईपीसी से भारत बीएनएस आया हमारे लिए। एक राज्य है जो कि लीड कर रहा है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन के लिए। आप अगर कहें, कोई इस पे अगर प्रश्न करे कि नहीं उत्तर प्रदेश में 100% हो गया, तो नहीं, वो भी बात नहीं हो सकती। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या भय अगर ना जब तक पैदा किया जाए। देखिए, मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैंने लॉ नहीं किया है, इसलिए मैं स्पेसिफाइक नहीं कर सकता। लेकिन आज की जो चर्चा है बड़ी गंभीर है, हम सभी को इफेक्ट करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस वाले को इफेक्ट करेगी और भाजपा वाले को नहीं करेगी, या ये आम आदमी पार्टी को करेगी, नहीं करेगी। तो सरकार जो है जितनी त्वरित कार्रवाई करे, जितनी सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर अभी बुलडोजर से उनका घर ढहा दिया जाए तो इसको कोई दूसरा एंगल या कोई बात या बुलडोजर मॉडल करने का एक प्रयास किया जाएगा। मैं जिस पक्ष को रखना चाहता हूं सर, विवेक जी, मैं जिस पक्ष को रखना चाहता हूं, यहां आपके माध्यम से क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं बनता है? हम इसी देश के नागरिक हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, कल की डेट में हमारी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या हमारा सम्मिलित दायित्व तो नहीं बनता है कि इस पर त्वरित? प्रदीप जी, पहले से भी उन लोगों की पुलिस में शिकायतें होती रही थी, आपकी पुलिस की कमियां थी वो। जी, एक सेकंड में आ रहा हूं मैं। राहुल लाल जी, एक सेकंड, संजय द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय द्विवेदी जी,
कोई कोई रसूखदार आदमी की बात कही जा रही है ना। प्रदीप जी जो कह रहे हैं, किसी ऐसे शख्स की बात आ रही है जो पॉलिटिकली थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, पॉलिटिकली मजबूत है, जिसकी वजह से इस केस में इतना एफर्ट लग रहा है। संजय द्विवेदी जी। नहीं जी, बड़ा आश्चर्य लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो वहां बैठ के अपनी कमियों को छिपाने के लिए राजनीति चमकाने का अवसर की बात करते हैं। ये शायद भूल गए 2.5 साल का जब उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो राजनीति किस तरह चमकाई जा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, आज महाराष्ट्र की पुलिस पे इनको भरोसा है कि महाराष्ट्र की पुलिस सही कार्रवाई कर रही। उस समय क्या हो गया था कि महाराष्ट्र की पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में इन्होंने क्या किया, अमित शाह जी ने सीबीआई बिहार में एफआईआर दर्ज कराई, जबकि ये नियमता नहीं है, और सीबीआई जांच कराने का आदेश दे दिया। वहां के डीजीपी आए, आपने भी देखा होगा, 3 महीने तक बराबर बवंडर चला था, बराबर डिबेटें चली थी कि साहब ऐसा हो गया, फिर वसूली सरकार का नाम दिया गया, तमाम इवेंट ऐसे हुए। लेकिन मैं आज एक बात बोलता हूँ, बाबा सिद्दीकी जिनको 22 श्रेणी सुरक्षा थी, सरपंच जी, तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाओं के ऊपर अभी पुणे में घटना हुई है। तो क्या मुख्यमंत्री फडणवीस जी जो है दिग्भ्रमित करके सिर्फ वोट पाना चाहते थे क्या? महिलाओं को पहले कहा लाडली बहना योजना के तहत 5 लाख बहनों को ज्यादा पैसा दिया गया। अब उन बहनों का नाम हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? आपने कहा सब शिव भोजन थाली में देंगे, आपने कहा 60 साल ऊपर वालों को मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा, सब बंद कर दी गई। तो दिग्भ्रमित करके आपने सरकार बना ली, लेकिन अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसको आती है? क्या हम लोग बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं? अगर हम बोल रहे हैं प्रदीप जी, तो क्या राजनीतिक चमकाने की बात कर रहे हैं? राजनीति चमकाने की बात, उस समय क्या था? उन 2.5 सालों का आप याद कर लीजिए, उद्धव ठाकरे जब सरकार चल रही थी, कितनी इन्होंने ऐसी की, कभी हनुमान चालीसा कराने लगते थे, कभी कुछ कराने लगते थे, कभी मुख्यमंत्री के मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। जी बहुत बढ़िया। उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो नक्सलियों और मिशनरियों ने मिल करके साधुओं को क्यों ले गए थे महाराष्ट्र? क्यों ले गए? जवाब दीजिए मुझको। एक एक करके प्रदीप जी, उसके बाद राहुल लाल जी और एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीसीपी दिल्ली जी। नहीं विवेक जी, मैंने ये क्या कहा, ये बोल रहा है राजनीति चमकाने। मुझे राजनीति चमकाने का ये अवसर, ये प्लेटफॉर्म मैं कभी नहीं चमकाऊंगा अपनी राजनीति। मेरी जैसी है वैसी रहे, लेकिन इस अवसर इस टॉपिक पे तो नहीं करूंगा। सोल्यूशन लेके आइए ना भाई साहब, आप चिल्लाते क्यों हैं इतना? 2.5 साल का मार्केटिंग अभी भी कर रहे हैं, 2.5 साल का अंत हो गया, इतनी सी हो गई। आप बताइए ना, आपके पास सोल्यूशन क्या है? सरकार कठिन कार्रवाई करेगी तो आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? बोलिए। वो जो आतताई पकड़े जाएंगे, उनको अगर लठ बजाई जाएगी तो आप उसका विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? 2.5 साल तो खत्म हो गए। प्रदीप जी, यहाँ किसी भी सुन लीजिए, आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूंगा आपको ना। आप इस समय बड़े भोले बन रहे हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत वाले केस, तमाम ऐसे केस थे, बाबा मर्डर हुआ था, क्या 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई थी? जो बाबा लोगों का मर्डर हुआ था, आज तक आप लोग नाम लेते हैं कि साहब बाबा को मर्डर हो गया, क्या उत्तर प्रदेश में बाबा को मर्डर नहीं होता क्या? या कोई दिक्कतें नहीं होती? तो आपने राजनीतिक क्यों बनाते हैं? आपने राजनीतिक उसका क्यों बनाते हैं? और उसमें आपके भाजपा के नेता जुड़े हुए थे, 2 लोग पकड़े गए थे, और 24 घंटे अंदर पकड़े गए थे। तब आप कहाँ थे? तो आज तक आप उसका नाम लेते हैं, हर डिबेट में नाम लेते हैं कि साहब महाराष्ट्र में ये हो रहा था, महाराष्ट्र में ये हो रहा था, उद्धव ठाकरे सरकार में। अब जो हो रहा है मैं उसका तो कुछ पूछता हूँ। ठीक है, एक एक करके बाबा सिद्दीकी, एक एक करके सर, एक एक करके देखिए। आप संजय द्विवेदी जी, आप रिसेंट वाले मामले में जा रहे हैं। आज मामला कंप्लीटली ये नहीं है कि तुमने हमें क्या कहा, हमने तुम्हें क्या कहा। मामला इस बात को लेकर के है कि भाई बेटियों की सुरक्षा पर आंच क्यों है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं एलन राव सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, ये जो महाराष्ट्र में जो घटना है, रक्षा राज्य मंत्री के बेटी के साथ अगर छेड़खानी की घटना हो रही है, और वो भी विवेक जी तब जबकि उनके साथ सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है, सुरक्षा कर्मी का भी वो लोग कॉलर पकड़ ले रहे हैं जी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि कुछ सामान्य लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा विवेक जी? ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है। और सोचिए कि खुद रक्षा राज्य मंत्री को थाना पहुंचना पड़ता है शिकायत दर्ज कराने के लिए। तो अगर पुलिस के उपस्थिति में सुरक्षित नहीं है हमारी माताएं बहनें, अगर तो फिर तो एनसीआरबी के आंकड़े तो आप दिखा ही रहे हैं कि 40% महिला अपराध में वृद्धि हुई है।
और उसके बावजूद भी अगर डबल इंजन की सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रही है, यहाँ पे देखिए राव साहब है यहाँ पे, अब बताइए इन्होंने तो पुलिसिंग की है, अब अगर पुलिस की उपस्थिति में भी घटना घट रही है तो ये किसका फेलियर माना जाएगा? आप सोचिए कि जो स्टेटमेंट है रक्षा राज्य मंत्री जी का, वो अपने आप में दिखा रहा है कि उनको थाना पहुंचना पड़ रहा है। ये ऑटोमेटिक रूप में सिस्टम काम करना चाहिए था, विवेक जी काम नहीं कर रहा है। एक चीज और मैं कह दूं, महाराष्ट्र के आंकड़े तो बिगड़ ही रहे हैं, महिला सुरक्षा के आंकड़े, जो हमारी नाबालिग बच्चियां हैं उनसे संबंधित अपराध में काफी ज्यादा वृद्धि है। मुंबई के आंकड़े में देख रहा था, मुंबई में पिछले एक साल में जो 2024 और 2023 अगर तुलना करें तो वहां पे छेड़खानी के केसेस में 159-160% की लगभग वृद्धि दर्ज हुई है। अब बताइए सवाल किनसे पूछा जाए? डबल इंजन तो सरकार लोगों ने बना दिया, लेकिन अगर पुणे में घटना घट जाए, जलगांव में घटना घट जाए, लेकिन राहुल लाल जी मैंने इस टॉपिक में तो डिबेट भी करा ली, आप लोगों को आमंत्रित भी कर लिया। क्या आज की तारीख में महाराष्ट्र की सड़क पर विपक्ष को नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, या सिर्फ सोशल मीडिया से काम चलेगा, इसी रूम से काम चलेगा? नहीं विवेक जी, ये बड़ा गंभीर मामला है और हमें लग रहा है कि इसके लिए विपक्ष को भी सड़क पर उतरना चाहिए। और मैं प्रदीप जी के बातों से बड़ा असहमत हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चीज कह के निकल जाए कि नहीं जिम्मेवारी समाज की, अरे समाज तो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता ही है, लेकिन बात यह है कि पुलिस तंत्र अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कब करेगा? रक्षा राज्य मंत्री अगर वो उनको थाना पहुंचना पड़ रहा है, इसके संकेत काफी गहरे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, सिस्टम को स्वतंत्र ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। सिस्टम स्वतंत्र ढंग से काम करे, पुलिसिंग स्वतंत्र ढंग से हो सके तो बहुत मजबूती से काम हो सकता है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी। तमाम आरोपी हैं, उनके ऊपर पहले भी आरोप लगता है, यही राहुल लाल जी है, यही राहुल लाल जी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर ऐसे आतंकवादियों का जब घर गिराता है तो इन्हें जैसे लोग और इन्हें की अच्छी चीज बताइए, बुलडोजर का आपका बुलडोजर सिस्टम अगर गलत होगा, बुलडोजर सिस्टम की आलोचना मैंने की, बुलडोजर सिस्टम आपके आज आप ये बताइए बुलडोजर सिस्टम को खारिज किया, क्या बात करते हैं आप? सामान्य एक अगर आपके मंत्री जी की बेटी सुरक्षित नहीं है, सरकार का क्या मतलब बच रहा है? अरे राहुल जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके ज्यादा समझदार मत बनिए। अभी जो आता टाइम उसके घर पे आपको सुप्रीम कोर्ट कर सकता हूँ, बुलडोजर को मैंने खारिज नहीं किया, हमारे ने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अभी आप संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप शासन करेंगे तो संवैधानिक ढंग से शासन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया। प्रदीप जी आप विषयांतर मत होइए, सामान्य पुलिसिंग की एक प्रक्रिया होती है, उस पुलिसिंग के जिसमें कि पुलिस इंडिपेंडेंट होकर उनके तेज तरार अधिकारी शानदार ढंग से काम करते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आइलैंड में बैठे हुए हैं, इनका कार्यकाल देखिए कितना गोल्डन किस्म का कार्यकाल रहा है इनका। तो इस प्रकार के पुलिस अधिकारी जो सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको आपको सामने पे फ्रंट पे आके फ्री हैंड काम करने का मौका देना पड़ेगा प्रदीप जी, लेकिन वो तो आपकी नहीं, आपने ये जवाब नहीं दिया कि उनके अत्याचार आपको अभी भी बताओ प्रदीप जी, देवेंद्र फडणवीस केवल लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक की, समीक्षा की, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी नाम सामने आने दीजिए, नाम राहुल लाल जी नाम सामने आने दीजिए, कौन लोग हैं छेड़खानी के पीछे? जो होमगार्ड के जवान मौजूद है वहां भी छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ तो कुछ रसूख रहा होगा, वरना इतनी हिम्मत सड़क पर चलने वाले किसी मनचले की तो नहीं हो सकती। विवेक जी पूछिए, क्या इसी मन से राहुल लाल जी उनके घरों पे जो पकड़े जाएंगे उन पे बुलडोजर चलाया जाए, उन पे किसी कार्रवाई? नहीं, वो तो अगर अवैध निर्माण का मामला होगा तो बिल्कुल चलना चाहिए। मैं एल एन राव जी के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड में एक करके आ रहा हूँ। आपका सिस्टम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया प्रदीप जी। अरे तो बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। एल एन राव साहब, हाँ जी, वर्दी का खौफ क्यों नहीं है? देखिए विवेक जी, ये नो डाउट ये घटना बहुत ही शर्मनाक है, और वर्दी का खौफ इसलिए, आपका बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब मैं दूंगा कि वर्दी का खौफ इसलिए नहीं है कि कुछ लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो कानून का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे कानून में कुछ खामियां हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो देरी से काम करता है, और उसकी वजह से ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा दिनों के बाद फैसले आते हैं। तब तक हमारे सबकी यादाश्तें वो कम हो जाती हैं, लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं कोई न कोई तरीके से वो कहीं न कहीं मैनिपुलेट करके उस केस में बरी हो जाते हैं। ये उनका इंटेंशन होता है।
लेकिन जब तक हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो फास्ट नहीं होगा, तब तक वर्दी का खौफ और कानून का डर, ये दोनों ही नहीं रहेंगे। यूपी में डेटरेंस दिखता है, यूपी में डेटरेंस है सर। राव सर, आप भी जानते होंगे ये उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस जल्दी से जल्दी कोशिश करती है कि अपराधियों को पकड़ा जाए, और अगर अपराधी पकड़ में नहीं आता है, भागने की कोशिश करता है, तो बाकायदा एनकाउंटर होता है। 10 सेकंड दीजिए। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ, राव साहब की बात आ रहा हूँ आपकी बात। राव साहब, यूपी में जो हो रहा है वो ठीक है, वो बिल्कुल डेटरेंट है, और उसका पुलिस का जो खौफ है वो उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कानून का डर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ बुलडोजर वाली जो राजनीति वो उन्हीं पे है जिनपे इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, उन्हीं पे बुलडोजर है। और दूसरा एनकाउंटर की बात भी है, वो एनकाउंटर बात जहां भी किसी स्टेट में भी क्राइम बढ़ेगा, अगर वहां पर पुलिस की धरपकड़ में कोई भी अपराधी किसी पुलिस वाले को गोली चलाएगा तो एनकाउंटर में या तो मारा जाएगा या वो जख्मी हो जाएगा। ये डर अपराधियों के दिमाग में होना चाहिए, जो कि शायद महाराष्ट्र में या और कहीं किसी स्टेट में नहीं है एज कंपेयर टू यूपी। यूपी में वो डर है क्रिमिनल्स का, और वो क्रिमिनल्स डर रहे हैं, और यही ऐसा ही रुतबा हर स्टेट में अगर हो तो डेफिनेटली क्यों नहीं होना चाहिए डेटरेंस? बिल्कुल डेटरेंस होना चाहिए, बिल्कुल डेटरेंस होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। पुलिस को इसीलिए नियुक्त किया गया कि उनका खौफ अपराधियों के अंदर हो, और वो अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और जब बात बेटियों की अस्मिता पर आए, तो पुलिस को एक बार भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी। सर, बार बार उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, हाँ, मुझे बड़ा हंसी आती है बुलडोजर, जबकि बुलडोजर की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दी। पहली बात। दूसरी बात, इनके विधायक बलात्कार करते हैं, जब हाईकोर्ट संज्ञान लेता है तो विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसके परिवार पूरा तहस-नहस हो जाता है। अब मैं पूरा गिनाना शुरू कर दूं आपको, पूरा गिनाना शुरू कर दूं। संजय जी, पंजाब की खबर आपने नहीं देखी होगी, ड्रग्स कार्टेल के ऊपर बुलडोजर चल रहा है वहां। विवेक जी, अब पंजाब में किसकी सरकार है? मैंने क्या कहा आपसे कि जो बात चल रही है कि नहीं, आप कह रहे हैं बुलडोजर को बार बार सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं बुलडोजर सिर्फ यही नहीं, बुलडोजर अपराधियों के प्रति कार्रवाई का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। ये बात आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ बारे में कही तो अवैध निर्माण तो तोड़े जाएंगे ना, जो अवैध निर्माण होगा उसको तोड़ा जाएगा। मैं अवैध निर्माण की बात, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मना कर है कि अवैध निर्माण नहीं तोड़ेंगे। अवैध निर्माण की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैंने सुन तो लीजिए पूरी बात। मैंने कहा कि इनके विधायक ने बलात्कार किया उन्नाव में, और उसके पूरे परिजनों के विधायक घर में बुलडोजर चला। मुझे बता दीजिए, बिजनौर घटना देखिए, हाथरस में देखिए, मैं कितनी घटनाएं, कानपुर घटना देखिए, कितनी घटनाएं मैं गिनवा दूं आपको। किसी एक अपराधी के खिलाफ अगर बुलडोजर चला तो मुझे बता दीजिए आप। नहीं, महाराष्ट्र में जो आरोपी हैं उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? शिवसेना यूबीटी क्या कहती है? किसी भी आरोपी का कोई पार्टी बचाने की बात नहीं करेगी, चाहे शिवसेना यूबीटी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं बात करेगी। लेकिन जो बात अभी आपने कही, क्या विधायक के घर पे बुलडोजर चला और उसने रेप किया, उसको आजीवन कारावास सजा भी हुई है, क्या बुलडोजर अभी तक चल पाया? मुझे बता दीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए। मैं अभी तक अवैध निर्माण नहीं मिला होगा इसलिए नहीं चला। अरे अवैध निर्माण बुलडोजर किसी के घर पे थोड़ी चल रहा है, अवैध निर्माण पे चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना होगा जी। विवेक जी, आप जानकारी ठीक कर लीजिए अपनी, आप जानकारी ठीक कर लीजिए। जो बुलडोजर चले हैं अवैध निर्माण पे नहीं चले हैं। वो अपराधी आया, एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उसे घर में तोड़ दिया गया। इसी बात सुप्रीम कोर्ट रोका है। नहीं भाई साहब, यूपी सरकार का जो स्टेटमेंट है मैं तो उसी हिसाब से बढ़ूंगा ना। यूपी सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है सब अवैध निर्माण पे हुई है। नहीं तो क्यों रोका उन्होंने? क्यों रोकना पड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट को? क्यों? कहाँ रुका है? निर्माण वाले की कहाँ रुका है? किस प्रदेश में रुक गया बताइए ना। अवैध निर्माण के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अवैध निर्माण पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए, जो भी विपक्ष है उसका विरोध सब करता है कि आप अगर प्रदीप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रदीप जी, राहुल जी एक सेकंड आ रहा हूं। प्रदीप जी। विवेक जी देखिए, अभी इसी कार्यक्रम में अगर ये लोग वापस जाके देखेंगे, मैंने एक सवाल पूछा कि क्या उन अपराधियों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। यानी ये बुलडोजर, अगर आपने बताया अभी शायद राव साहब ने बोला कि एक प्रतीक हो गया, एक सिंबल हो गया है
कि एक डेटरेंट है ये अपराधियों के मन में भय पैदा करने के लिए। तो क्या इस प्रकार की कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दो लोग बैठे हैं, दोनों में से किसी ने नहीं बोला कि हाँ होनी चाहिए। प्रदीप जी, असंवैधानिक बातों का समर्थन नहीं करना है। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आपको जानकारी नहीं है तो राहुल लाल क्या करें? प्रदीप जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय काम नहीं करते भैया। एक एक करके भाई साहब, एक एक करके अगर नहीं है, अरे भैया एक एक करके अभी एक एक करके संजय जी एक एक करके संजय जी एक एक करके। और पीसीआर प्लीज, जब दो लोग बोले तो कम से कम दो लोगों को विंडो में लिया कीजिए, सबको एक साथ स्क्रीन पर रखने की आवश्यकता नहीं है। 10 सेकंड बताइए, 10 सेकंड में विवेक जी बात कर रहा हूं। हाँ, अभी आपने कहा कि बुलडोजर जो चलाया जाएगा वो अवैध निर्माण पे चलाया जाएगा, हाँ। तो प्रदीप जी किस तरह की बात कर रही है? क्या उनके पास अवैध निर्माण उनके पास मिला? आप बुलडोजर चलाने की बात करने लगे। ठीक है प्रदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश में यही हुआ। प्रदीप सिंह जी, विवेक जी मैंने बड़ा साफ साफ से पूछा कि ये जो बुलडोजर है ये एक सिंबोलिज्म है अपराधियों के खिलाफ। तो क्या ये जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप हाँ या ना में सीधे बता दीजिए ना, पता लग जाएगा कि आप कानून के साथ है या कानून तोड़ने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। अब सीधे बता दीजिए। मैं आपने इतने सवाल पूछे, सीधे मैं बता तो रहा हूँ। अभी विवेक जी ने कहा, माननीय राव साहब ने कहा कि जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। अभी कहा कि नहीं, क्या महाराष्ट्र नहीं नहीं क्या मतलब जो महाराष्ट्र अपराधी है, जो महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र अपराधी है, जो अभी मंत्री जी की बिटिया के साथ छेड़खानी की, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप उसका समर्थन करेंगे? अवैध निर्माण मिले, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को नकारा नहीं करूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट का वही बात करूंगा। अगर उनके अवैध निर्माण मिलता है लेकिन तो आप राजनीति करने से नहीं चुकेंगे, आप राजनीति करने से नहीं चुकेंगे। आप सीधे ये नहीं कह सकते इसमें राजनीति क्या, इसमें क्यों नहीं है, इसमें क्यों नहीं है? मुझे बता आप दीजिए। ये जो ढोल बना के घुमा रहे हैं, किसी के माँ बाप को सीधे से नहीं, किसी के माँ बाप को बेघर कर देंगे। मैं माँ बाप को हाँ बेघर तो कर बोलिए ना देंगे, कि अपराधियों के माता पिता का कानूनी अधिकार होता है। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण है तो उसको आप चला दीजिए। बोलिए ना सर एक एक करके देखिए बात बुलडोजर की नहीं है, थोड़ा सा हम डिविएट हो रहे हैं। बात डेटरेंस की है, जिस पर एल एन राव साहब भी का बात कर रहे थे। रावलाल जी मैं आपके जज्बात समझता हूं, आपके दिल में कई सवाल है, मैं समझता हूं इस बात को, मैं आपको दूंगा मौका, लेकिन मेरे दिल में भी कई सवाल है, मुझे भी मौका चाहिए थोड़ा सा बीच बीच में। तो मेरा सवाल प्रदीप जी ये है कि 2022 में आप वहां सरकार में आए, 2025 चल रहा है, 3 साल का वक्त गुजर गया है, आपको और कितना वक्त चाहिए कि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हो जाए? महाराष्ट्र में जो ग्राफ है पिछले 4 साल के, वो 40% तक बढ़ गए। 2022 में हर दिन 116 मामले दर्ज हुए, 2023 में हर दिन 126 मामले दर्ज हुए। आप सोचिए कि ये उछाल जो है वो क्या संकेत दे रहा है? अकाउंटेबिलिटी आपकी ही आएगी एट द एंड ऑफ द डे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सीरियस, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। बहुत सीरियस कंसर्न है ये। 3 साल का वक्त काफी होता है डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। अगर आप इस बात से सहमत है और नहीं सहमत है तो आप यूपी का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब यहां पर योगी जी सीएम बने तो किस हिसाब से अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हुई। विवेक जी, मैं आपने जो सवाल पूछा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सवाल आप पूछे और आपने पूछ लिया, बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, कि किसी अन्य पार्टी की सरकार नहीं है। अगर उस मोड को कड़ा किया जाए, सबसे पहले मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि ये किसी पार्टी से संबंधित व्यक्ति है। 2 दिन और रुक जाइए और फिर चर्चा करने के लिए बुलाइएगा और तब आप देखेंगे इन पार्टियों के बदले हुए सुर किस प्रकार से होंगे। अगर ये पार्टी से संबंधित व्यक्ति है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी या महाराष्ट्र सरकार इसमें कमजोर पड़ जाएगी? नहीं, क्यों कमजोर पड़ेगी? और कौन सी पार्टी? आप नाम लीजिए, अगर आपके पास जानकारी है तो आप उस पार्टी का नाम लीजिए। सर, मैं तो आपके कार्यक्रम का रेफरेंस दे रहा हूं, मुझे वहीं से पता चला एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी बहुत कुछ ज्यादा अति में बोलना समझदारी नहीं होती है। प्राइमरी मोड है, पहले सारे अपराधियों को पकड़ जाने दीजिए, उनका चिट्ठा खुलने दीजिए, फिर सारी बच्चियां खुले जाएगी। मैं आपसे मैं जो बात कहना चाह रहा था
कि देखिए अभी संजय जी ने जो बात कही, राहुल लाल जी ने बात कही, अगर उत्तर प्रदेश के मॉडल को आइडियल मान करके अगर महाराष्ट्र में करना शुरू कर दिया जाए, एक बात ये भी कही थी कि भाई अब सबसे अमीर स्टेट है, इकोनॉमिक कैपिटल है वहां पे, तो विपक्षी दलों के जो गुर्खे हैं या विपक्षी दलों के जो अपराधी हैं वो भी यहाँ पे गरीब नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे क्या ना टिट फॉर टैट वाली भूमिका है। अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसको लेकर के ये इतने डिटोरिएशन मोड में आ जाएंगे। आप बताइए थाने के पास कैसी कैसी बातें और कैसी कैसी सूचनाएं अनकवर हुई हैं, और उसमें जब छानबीन तफसील से की गई तो पता लगा कि विपक्षी दलों का कुछ न कुछ उसमें साथ रहा है। और देखिए बिना विपक्षी दलों के, खास करके महाराष्ट्र को लेकर के, अरे कब तक विपक्षी दलों के ऊपर ठिकरा फोड़ के काम चलाइएगा आप प्रदीप जी? ये बताइए रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंधित एक एक करके प्रदीप जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर आ रहा हूं राहुल जी आपके पास। एक एक करके प्रदीप जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी आपकी बात का आप तो एक ही चीज को रिपीट करने में लगे हुए हैं प्रदीप जी। सुनिए, महाराष्ट्र में अगर इनकाउंटर शुरू हो गया तो आप चिल्लाएंगे नहीं, बोलिए। नहीं सुन लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, आप एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं भाई विपक्ष के किसी पार्टी का व्यक्ति है, सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, क्या कानून के नीचे वो नहीं आएगा? कानून के दायरे में नहीं आएगा वो। अरे जब भी डिबेट करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति महिला अपराध में शामिल है उसके ऊपर कठोरता से प्रदीप जी कानून को काम करना ही पड़ेगा। और आपकी सरकार वहां पे वो काम नहीं कर पा रही है, यही सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं, अभी तक की जो सूचना है उसपे इतना अति करना ठीक नहीं है। कल सुबह तक की और सूचनाएं आ जाने दीजिए, कठोर कार्रवाई होगी। बस क्या आप उसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ रहा है आपको? सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ा ध्यान से सुना। सुनिए, अगर पुलिस रक्षा राज्य मंत्री को थाने में पहुंचना पड़ा है, अगर वो रक्षा राज्य मंत्री नहीं होती, वो सामान्य किसी महिला की बिटिया होती, फिर बताइए उसके ऊपर आपकी सरकार की कार्रवाई की क्या नीति होती? जो तमाम आरोपी हैं वो लगातार आज तक इस प्रकार का व्यवहार करते रहते हैं, और तमाम दूसरी लड़कियां ये चीज कह रही है आपकी रक्षा राज्य, हम लोगों की रक्षा। राहुल जी आपके कांग्रेस में एलिटिज्म चलता होगा। सुनिए राहुल जी, एलिटिज्म का यहाँ कोई सवाल नहीं है। वो क्या थाने में जाकर के उन्होंने कोई गैर कानूनी काम कर दिया? अपनी बेटी के लिए शिकायत लेके गई, वहां पे क्या प्रक्रिया नहीं होती कि उसका गार्जियन जाके काम नहीं किया? आपका सिस्टम प्रदीप जी, उससे स्वीकार कीजिए। बहुत ध्यान से सुना है। नंबर 1 चीज, वहां पे 3 पिछले 3 वर्षों में, सुन लीजिए ना बात प्रदीप जी, सुनिए तो सही, जब सुनेंगे तब तो जवाब देंगे ना। 3 वर्षों में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित दुर्ग कहा जाता था, मुंबई में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती थी, वहां पर भी महिला अपराध के मामले 1 वर्ष में ही 160% उत्पीड़न के घटनाओं में वृद्धि हो गई है। अरे भाई आंकड़ा कहीं पर भी निकालिए, वो आंकड़ा है क्या? 3 साल से अगर अपराध बढ़ रहे हैं, राहुल लाल जी, मुझे एक प्रदर्शन की तस्वीर दिखा दीजिए। मैं बैठा हूं, वेट कर रहा हूं कि विपक्ष ने कोई बड़ा प्रोटेस्ट किया हो, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया। अगर आप कह रहे हैं सरकार निकम्मी, कोई काम नहीं कर रही है, तभी विपक्ष की भूमिका आती है ना। मुझे एक तस्वीर आप दिखा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज। थैंक यू। विवेक जी, विपक्ष का धरना प्रदर्शन का तस्वीर तो मैं खोज के ले आऊंगा। प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं, खोज के कहां से लाएंगे? अभी दिखाइए ना, गूगल करके बता दीजिए। गूगल से ज्यादा फास्ट थोड़ी कर पाएंगे सर्च, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा। विवेक जी सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए अकाउंटेबिलिटी सबकी तय होगी, यहां से कोई बच के नहीं निकलेगा। आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है, जितनी अकाउंटेबिलिटी प्रदीप सिंह की है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है, विपक्ष की अकाउंटेबिलिटी भी तो बनेगी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी किसकी ज्यादा बनेगी? डबल इंजन वाले की पहले बनेगी कि जो विपक्ष वाले की? तो भाई आप बताइए, 3 साल से अपराध बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी सोए रहिएगा क्या? आप लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ज्यादा और कम के चक्कर में फंसे रहिएगा क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए, नहीं इसका जवाब देना होगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नहीं, आप इसका जवाब राहुल लाल जी को स्क्रीन पे लीजिए मेरे साथ प्लीज। इसके बाद एल एन राव जी के साथ जा रहा हूं मैं। बताइए मुझे राहुल लाल जी। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, फोटो दिखाइए आप, किसी बड़े आंदोलन की तस्वीर दिखाइए आप। महिला अपराधों को लेकर आप विपक्ष कितना सजग है, मुझे इसकी बानगी चाहिए। विपक्ष बिल्कुल सजग है, वहां पर विपक्ष कहां सजग है? लेकिन हाँ, ट्विटर पर, फेसबुक पर, डिजिटल मीडिया में नहीं। तो आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि एक तरह से विपक्ष अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहे, तब आपको अच्छा लगेगा? अराजकता की स्थिति कहां हो गई भाई साहब? प्रोटेस्ट होता है, क्या प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा क्या इस देश में? वैधानिक तरीके से विपक्ष अपनी बात उठा रहा है विवेक जी। अब आप सुन तो लीजिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले जिम्मेवारी आप विपक्ष की तय करेंगे कि पहले जिम्मेवारी? अरे भाई तू पूछ तो लिया सवाल, 3 साल से अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, कानून का इकबाल खत्म हो गया क्या, वर्दी का डर क्यों नहीं है? और अगर 3 साल से मामला इंक्लाइन हो रहा है तो आप लोग क्यों चुप है भाई? आप लोग किस दिन का इंतजार कर रहे हैं?
प्रदीप आप जी, लोग उत्तर एंटी प्रदेश इनकम्बेंसी में- बनने का इंतजार करें ताकि कुर्सी आप लोगों को मिल जाए, हालात बदल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्रदीप जी लगातार उत्तर प्रदेश के मॉडल से अपनी इसकी तुलना कर रहे हैं। भाई उत्तर प्रदेश में भी पहला सुरक्षित नहीं है। कौन सा उत्तर प्रदेश का मॉडल का चर्चा करके बगैर वो सवाल जनता की बगैर चर्चा सवाल है? क्या उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है? भाई ये बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, अपने मुंह से अपने मुंह पिया पिछू बने। बीजेपी के लोग क्यों करेंगे? पंजाब में बुलडोजर चल रहा है, बीजेपी के लोग चलवा रहे हैं ड्रग कार्टेल पे बुलडोजर। एक चीज ये बता दीजिए, पंजाब में अगर महिला सुरक्षा की स्थिति नहीं, पंजाब में अगर ड्रग कार्टेल पर बुलडोजर चल रहा है तो कौन चलवा रहा है? अरे पंजाब पुलिस को वो बुलडोजर मॉडल ही है ना, वो बुलडोजर मॉडल है ना। आप तथ्य पे बात कीजिएगा, हवा हवाई बात कीजिएगा कुछ भी। राहुल लाल जी, मैं एक ही चीज कह रहा हूं जी कि इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पे सरकार फेलियर नजर आ रही है और विपक्ष लगातार जमीन पे सक्रिय है। विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष है ही नहीं। विवेक जी, विपक्ष सक्रिय है लगातार, नहीं है, विपक्ष कहां है सक्रिय विपक्ष? और विपक्ष से सवाल पूछ के भाई विपक्ष तो विपक्ष मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछता हूं, मैं भेदभाव नहीं करता। मेरा नाम विवेक चांडिल्य राहुल लाल जी, आप मुझे जानते हैं कई सालों से। मैं एलन राव सर के पास जा रहा हूं। मैं विवेक जी आपसे सहमत हूं, विपक्ष धरना प्रदर्शन लगातार कर रहा है। मैं आपको एलन राव सर, फोटो भी भेज दूंगा। एलन राव सर, मैं केंद्रीय मंत्री का बयान कोट करूंगा आपके सामने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। आरोपियों ने 4-5 लड़कियों के वीडियो बनाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, आरोपियों को अब कानून का डर नहीं है। फिर वो आगे कहती है कि कई लड़कियां आगे आने से हिचकती हैं, मगर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई है ताकि एक राष्ट्रीय मुद्दा, राजकीय मुद्दा बन सके। तो एक केंद्रीय मंत्री कह रही है कि महाराष्ट्र में आरोपियों को अब कानून का डर नहीं है। कितना सीरियस कंसर्न है सर? सीरियस कंसर्न है, तो कोई मंत्री कहे या कोई पब्लिक का आदमी भी कहता तो भी मैं तो सीरियस ही मानता है इसको, क्योंकि जो मंत्री का है वो रुतबा अलग होता है और एक आम आदमी को, मान लो यही घटना किसी आम लड़की के साथ में, आम आदमी जिसका कोई अप्रोच नहीं है, जिसको कोई पुलिस में पहचानता नहीं है, उसके साथ भी हो जाए तो पुलिस को तो वही बर्ताव करना होगा जो कि एक सभी के लिए करना होता है। तो यहाँ पर आम और खास की बात नहीं है, लेकिन जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर क्राइम पे जो भी सिचुएशन है, जिस क्राइम के हिसाब से जिन लोगों ने काम किया है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए केस रजिस्टर किया जाना चाहिए, वो शायद कर दिया है। और सबूत इकट्ठे करने के बाद उन प्रिपरेटर्स को जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करने के बाद में कानून के हवाले उसके चार्जशीट फाइल करना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पर मंत्री और नॉन मंत्री का कोई सवाल नहीं है ये, लेकिन ये पब्लिक के दिमाग में बात डेफिनेटली आती है, अगर मंत्री को भी थाने में जाकर ये काम करना पड़े तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। ये पब्लिक का परसेप्शन होता है कि वो तो बहुत वीआईपी है, उनके साथ भी, उनके बच्चों के साथ, उनके साथ अगर ऐसी कुछ बात हो रही है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या बात हो सकती है। यहाँ पर पब्लिक का डेफिनेटली ये एक व्यू जरूर आता है। इसलिए कानून का रुतबा, कानून का डर और मुलजिमों के खिलाफ जो उनके दिमाग में कानून का डर डेफिनेटली होना चाहिए, पुलिस का दबदबा होना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि पुलिस अगर है तो उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होगी, कुछ भी नहीं, जो भी वो गलत काम करेंगे वो तुरंत बख्शे नहीं जाएंगे और उनको तुरंत जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा ताकि वो आगे कोई कार्रवाई ना कर सकें। ये बात होना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर केसेस बढ़े हैं। यस, 2020 में 31,701 केस दर्ज हुआ महिलाओं के खिलाफ, आंकड़े का सोर्स एनसीआर भी है। 2021 में 39,226 केस दर्ज हुए। 2023 में 45,334 केस दर्ज किए गए। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जिस महाराष्ट्र पुलिस को दुनिया के टॉप नॉच पुलिस टीम में गिना जाता था, आज उसी महाराष्ट्र में अगर इस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं तो वेयर इज द डेटरेंस? एलन राव सर, क्या करना होगा इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस को? विवेक जी, मैं बता रहा हूं कि ये डेफिनेटली कंसर्न है और एनसीआरबी के डेटा को गलत तो हो नहीं सकते। अगर वहां के डेटा बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कहीं कमजोरी नजर आ रही है और क्रिमिनल्स के दिमाग में पुलिस का डर खत्म हो रहा है। यही एक बात है कि पुलिस का और कानून का डर क्रिमिनल्स के दिमाग में होना चाहिए और वो मैंने शुरू से जो कहा था वो तभी होगा जब पुलिस का डंडा रहेगा और साथ में जुडिशियल सिस्टम के साथ में तुरंत कार्रवाई होगी, फैसले जल्दी होंगे, जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सजा जल्दी मिलेगी, कानून की
जो रफ्तार है उसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की स्किल बढ़ानी पड़ेगी ताकि अपराधियों को छूटने का मौका ना मिले। उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी इतनी पुख्ता एविडेंस की जाए ताकि वो कोर्ट में जाके केस खत्म नहीं हो। अगर कोई भी अपराधी का केस कोर्ट में जाके खत्म हो जाता है तो उसको मोरल बूस्टिंग होती है और नॉट ओनली टू हिम, वो जब छूटता है तो और बहुत से 100 आदमियों को ये लगता है कि देखो उसने अपराध किया और कौन कानून से छूट गया, तो हम भी अगर करेंगे तो हम भी छूट जाएंगे। ये वाली धारणा आती है, इस धारणा को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसमें दोनों ही पुलिस एज वेल एज जुडिशरी दोनों का रोल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक करे, सबूत इकट्ठे करके चार्जशीट फाइल करे और कोर्ट में जाकर ये केसेस, ऐसे खास तौर से केसेस जो वुमेन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भले ही हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक न्याय नहीं हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी चारों पांचों जो बैठे हैं सभी जानते हैं कि फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता, वरना कई बार मैंने देखा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में दो महीने में फैसले हुए हैं। 2 महीने में आदमियों को जो ऐसे रेप में जो पकड़े गए थे उन आदमियों को 2 महीने में फांसी की सजा हो गई है। ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो यहाँ पर यह देखना हो कि हमें तुरंत रिहाई कैसे करना चाहिए। उनका रिजल्ट जो होगा 2 महीने में जो फांसी की सजा हुई है उसका इफेक्ट, जो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिमिनल्स के दिमाग में पड़ेगा, क्रिमिनल्स के दिमाग में ये रहेगा कि अगर हम भी कोई काम करेंगे तो जल्दी जल्दी ऐसा सजा मिल सकती है। ये धारणा जरूरी है और इसलिए दोनों पुलिस और जुडिशरी का दोनों संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी बहुत जरूरी है। देखिए विवेक जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। गुजरात में क्या हुआ? साइना बानो केस में जो 12 मुलजिम थे उनको माला किसने पहनाई थी? और उत्तर प्रदेश में मुझे बता दीजिए एक भी केस बता दीजिए जहां पे महिलाओं से उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुआ, जो सजा भी काट रहे हैं इनके विधायक और दूसरे लोग, उनके कितने घर बुलडोजर चलाया गया? मैं ये जवाब जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कितना। और उन्होंने गुजरात में माला पहना के, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, राज्य सरकार उनको छुड़वा दिया था, माला पहनाएगी जेल से निकलने के बाद। ये क्या, ये कौन सा रूप है? चाल चरित चेहरा ही कैसा है? ये कौन सा चेहरा है इनका? और यूपी में अगर आप बात कर रहे हैं तो यूपी में कितनी जो बहनों से बलात्कार हुए, जो इस तरह घटनाएं हुई हैं, उनकी कितने के खिलाफ बुलडोजर चला? किन घर में बुलडोजर चला? मैं तो देख रहा हूं किसी घर में नहीं चल रहा। अगर किसी घर में बुलडोजर नहीं चला है तो क्या मतलब इसका है? आप महिलाओं का अपराध अगर वहां बढ़ते हैं तो महिलाओं का अपराध हम कहते हैं बिल्कुल आप चला रहे हैं, बिल्कुल चलाइए, लेकिन वो उसके लिए कानून सहारा लीजिए ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप चलाइए, मैं मना कर रहा हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं, हम कहते हैं किसी पार्टी का भी हो अपराधी किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो अपराधी तो अपराधी होता है। बहनों की जो हमारी जो माताओं बहनों की इज्जत ना करे, उनकी मर्यादा का उसका उल्लंघन करे, ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा देनी चाहिए, ऐसा कानून ला के लाइए। लेकिन यही है कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, कितने घरों बुलडोजर चला है, मुझे इसका जवाब दे दें प्रदीप जी। नहीं, मैं डेटरेंस की बात कर रहा था, आपका जवाब मैं प्रदीप जी से ले लूंगा। मैं एक पिछले साल का एक रिपोर्ट है उसको कोट कर रहा हूं। 7 साल में यूपी पुलिस ने 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए, 210 बदमाशों की जान गई, 1600 से ज्यादा बदमाश घायल हुए, 27,000 से ज्यादा बदमाश पकड़े गए। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश में विकास दुबे, गौरी यादव, आदित्य राणा, मनीष सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। तो ये आंकड़ा हत्या कर दी सर, ये आंकड़ा बता, विकास दुबे ने ये आंकड़ा हत्या कर दी। इतने अपराधी मौजूद थे, उसके बाद इतनी हिम्मत कहां से आई? मैं तो आज तक ही समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे तो जो 12 आदमी हत्या के पुलिस वालों हत्या कर दे तो ये परिणाम क्या हुआ? मैं डेटरेंस की बात कर रहा हूं। आप बेशक सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन पूछिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, परिणाम तो यह स्थिति है उनके ऊपर। आप अपने पॉलिटिकल बैलेंस के हिसाब से सवाल पूछिए, जो आपको सूट करता है वो पूछिए, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा आप मत पूछिए, लेकिन मैं जो डेटरेंस, मैं जो जिस खौफ की बात कर रहा था वो तो यही तो है। और क्या है? आपको मैं नोएडा की स्थिति बताता हूं। नोएडा में 8-9 साल पहले जहां पर तमाम न्यूज चैनल्स के दफ्तर हैं,
रात में 8-9 बजे के बाद निकलने से लोग घबराते थे, कतराते थे, ये हालत थी। विवेक जी अभी भी मोबाइल, अभी भी आप वहां पे हाथ में थोड़ा देर बात कर लीजिए, फिल्म सिटी में मोबाइल आपके हाथ से गायब हो जाएगा नोएडा में। विवेक जी फिल्म नहीं, सिटी की स्थिति बता रहा हूँ। हाँ, तो ये आप बयान सोच समझ के दीजिएगा कि अगर फिल्म सिटी में ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वहां पे हो रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ हो रहा है। टचवुड मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, मैं रोज रात में 12 बजे घर जाता हूँ। विवेक जी आपने जो बोला था, प्रदीप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी। नहीं विवेक जी देखिए, आपने एक नजीर दी और उसका अवसर का लाभ उठाने के लिए, चौके पे छक्का मारने के लिए राहुल जी आ गए। आप बताइए, यही इसी बात से मैं भी सहमत हूं कि कुछ इलाके नोएडा में ऐसे थे 10-12 साल पहले जहां पे मोबाइल तो छोड़ दीजिए, आप अपनी गाड़ी लेके जाइए, कितनी खबरें अब सुनी जाती हैं। तो ये उसको इनकरेज करने के खिलाफ, अरे देखिए आप दुनिया गाता मत बीच में बताइए ना, एक एक करके सर, एक एक करके अफवाह फैलाने वालों सर, एक एक करके संजय जी, एक एक करके संजय जी, एक एक करके संजय जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से पहले। प्रदीप जी। विवेक जी देखिए, क्या है कि ये अपनी छोटी सी राजनीति के लिए इस बात में अफवाहों को ज्यादा जोर देने में पक्षधर है कि नहीं नोएडा में अभी भी फोन छीने जाते हैं। असली नोएडा वाले लोग बता देंगे कि 10-12 साल पहले क्या था। मैं कह रहा हूं कि उन्नाव में क्या बुलडोजर चला, सुनिए, क्या बुलडोजर चला, मुझे बताइए ना, तो बुलडोजर चला। आप ये बताइए, एक एक करके संजय द्विवेदी जी, आपका सवाल आ चुका है, उस पर प्रदीप जी जवाब देंगे, एक एक करके जी। विवेक जी, क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर न्याय दिया कि नहीं दिया? इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति विशेष अभी तक सलाखों के पीछे है। नहीं तो आप स्थापित क्या करना चाहते हैं? बुलडोजर नहीं चला, इसका मतलब अपराधियों का आप साथ देना चाहते हैं? अरे एक एक करके राहुल लाल जी, प्रदीप जी स्क्रीन पे प्लीज, प्रदीप जी आप पूरा कीजिए, मैं आ रहा हूं। देखिए, आपने एक बात बोली कि मोबाइल अब नहीं छीने जाते और आपने इनको आगाह भी किया कि सोच समझ के बोलिए। निश्चित तौर पे हमने सभी ना, हम एनसीआर में रहते हैं और हमने देखा है कि पहले नोएडा की क्या स्थिति थी कुछ 7-8 साल 10 साल पहले की। अब उसमें परिवर्तन आया है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन केवल इसलिए आप उसका आप हाथरस की घटना भूल गए क्या? आप हाथरस की घटना भूल गए? अरे राहुल लाल जी एक से एक करके, राहुल लाल जी एक एक करके उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। अब दोनों एक साथ बोलिएगा, किसी को समझ आएगा नहीं। प्रदीप जी। विवेक जी ने अभी बोला कि अब मोबाइल नहीं छीने जाते, अब 12-9 बजे तक के बाहर कोई निकलना नहीं चाहता। आपने बोला अभी भी छीने जाते हैं। नहीं, इस तथ्य को मैं पकड़ना चाहता हूं ना कि आखिर आप स्थापित क्या करना चाहते हैं? अफवाहों के बाजार को गर्म करना चाहते हैं या आप इस पे सहमति व्यक्त करना चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था सख्त हुई है? आप किसके साथ हैं? अगर सख्त हुई है, थोड़े लोगों को परेशानी होगी, तो आप परेशानी रहने वालों में रहना चाहते हैं या अफवाहों को फैला करके उन अपराधियों का साथ देना चाहते हैं? आपका मतलब क्या था? क्या आप उन अपराधियों के साथ हैं जो अभी भी छिड़की करते हैं? जवाब ले लीजिए पंडित जी, जवाब ले लीजिए। लेकिन मैं सत्ता पक्ष में आप रहिए, सारा सवाल विपक्ष से पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ अफवाह फैलाने का काम कौन कर रहा है, मैं बताता हूँ ना प्रदीप जी। अफवाह फैलाने का काम तो उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के लोग ही करते हुए दिखाई देते हैं। बेटियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी, डिबेट का लाइन ये है। एक एक करके प्लीज, थैंक यू। मैं कह रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके एक बार प्रदीप जी की बात पूरी जाए, फिर मैं आ रहा हूं राहुल जी आपके पास। प्रदीप जी। नहीं, देखिए ये तो लाइव चल रहा है ना विवेक जी। जब मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं इनके दोहरे मापदंडों को, तो ये फिर दूसरी लाइन बदल लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि नोएडा में फोन छिड़की पहले जैसी नहीं है, स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन आप कहेंगे डेटरेंस से खौफ पैदा हुआ है ना, महाराष्ट्र में खौफ का पैदा होगा। सवाल ये है, बहुत जल्दी हो सकता है कल सुबह तक आपको कुछ दूसरी खबरें मिले। जी ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी हमें कह रहे हैं कि मैं अफवाह फैलाने का काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, आप देखिए, आपके बीच में नहीं बोलना था ना प्रदीप जी, सुनिए। मौनी अमावस्या के दिन आपके पुलिस पदाधिकारी महाकुंभ में पूरा दिन कहते रह गए। अरे एक एक करके राहुल लाल जी स्क्रीन पे और एलन राव सर। राहुल लाल जी पूरा कीजिए प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर प्रदीप जी करें अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अफवाह फैलाने का काम तो उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के लोगों को देखा हमने करते हुए। मौनी अमावस्या के दिन पूरा दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग कहते रहे कि कोई भी जो है कि वहां पर स्टैंपल नहीं हुई है। भाई साहब, अपनी राजनीति करने के लिए बेटियों के मुद्दे को कितना सेटबैक कर दिया। मैं बार बार बेटियों के मुद्दे पर ला रहा हूं आपको। बेटियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए इस बात को।
लगेगी आग, वो इंदौरी साहब क्या कहते हैं राहुल लाल भाई, राहुल लाल जी इंदौरी साहब क्या कहते हैं? इंदौरी साहब कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल तो ये समझिए आपकी ये जो सर्कल बन रहा है अपराधियों का, इस सर्कल में हम भी हैं, आप भी हैं। इस समाज में रहने वाला, इस देश में रहने वाला हर नागरिक है उन अपराधियों को छोड़कर जो इस कृत्य को अंजाम देते हैं। तो तो आप अगर अपनी राजनीतिक इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइड में रखा जाए, बेटियों पर फोकस करें तो कितना अच्छा होगा। राहुल लाल जी, मैं आपके बात से पूर्णतः सहमत हूं विवेक जी कि अगर समाज में सुरक्षा की स्थिति नहीं बनेगी तो चपेट में हर कोई आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महिला सुरक्षा के मामले पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस स्वीकार ही नहीं है। लेकिन जो जलगांव में जो मंत्री जी की बिटिया के साथ जो घटनाक्रम हुआ है वहां पे, और जो अपराधी है, मैं तो चाहता हूं विपक्ष इस मामले को सदन में भी उठाए, महाराष्ट्र की विधानसभा में, और मैं शिवसेना यूबीटी से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मामले में वो सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, बेटियों की सुरक्षा का मामला सामने रखने के लिए इस पर गंभीर कदम उठाएगी। क्योंकि आंकड़े मैंने दे दिए। संजय द्विवेदी जी, आप भी अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस आंकड़ों को कोट कर दीजिएगा कि ये आंकड़े अगर बढ़े हैं तो इसमें विपक्ष की भूमिका भी बहुत गंभीर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जी, में बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, उनके घर में बुलडोजर चला कि नहीं चला, मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला सर। उन्नाव बुलडोजर चला कि नहीं चला, हाथों से बुलडोजर चला कि नहीं चला, कौन जवाब उसका देगा मुझे? नहीं, आप महाराष्ट्र की नहीं, संजय द्विवेदी जी एक सेकंड, प्रदीप जी, महाराष्ट्र की बेटियों की इज्जत से ऊपर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है? उत्तर प्रदेश की बेटियां जो नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो प्योर पॉलिटिकल बात कर रहे हैं संजय द्विवेदी जी। ना, मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों, क्यों महाराष्ट्र की बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है? मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में कानून का डेटरेंस क्या है, किस तरह से यहाँ पर एनकाउंटर होते हैं। क्या उन्नाव में जो विधायक गिरफ्तार हुए, महाराष्ट्र की बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष खामोश क्यों है? इस बात पर कब जवाब देंगे आप? हम लोग कोई चुप नहीं है, ना कोई शांत हम लोग हैं। ये बिल्कुल गलत। जी, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। हाँ विवेक जी, आप बस इतना पूछ लीजिए कि कल जो ये चारों अपराधी महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, पकड़ने के बाद और निकल गया, चलिए ठीक है निकल गया कि उनके घर में अनैतिक निर्माण हुआ है, बुलडोजर चलेगा, तो यही लोग होंगे पहले चिल्लाने वाले। बिल्कुल नहीं, आप चलाइए बुलडोजर चलाइए, आपको फांसी में लटका दीजिए। नहीं, वो तो मैं फिर डिबेट करूंगा इस मुद्दे पर, वो तो और बड़ी डिबेट करूंगा और बड़े पैनल के साथ। मैं इस तरह के मुद्दों पर खामोश रहने वाला आदमी नहीं हूं। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछता हूं। मैं फिर बता रहा हूं प्रदीप जी, और आप जो बात कह रहे हैं, जिस राजनीतिक रसूख की ओर इशारा कर रहे हैं, यह भी मुद्दा हुआ तो कल फिर मैं आऊंगा इस डिबेट को लेकर। मैं अभी कह रहा हूं कल फिर से आऊंगा इस मुद्दे को लेकर, और आप भी तैयार रहिएगा और बाकी नेता भी तैयार रहें इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहन बेटियों की इज्जत से ऊपर नहीं हो सकता, समाज की सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए राजनेताओं को भी बहुत सोच समझकर ऐसे मामलों पर बयान देना चाहिए।